गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है आर्टिकल 79 के बारे में। आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट पार्लियामेंट तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब ये लेजिस्लेटिव बॉडी में एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का क्या काम? लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट, इनका काम है लॉज बनाना। लोकसभा राज्यसभा का काम है लॉज को बनाना। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ द यूनियन। प्रेसिडेंट का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तो पार्लियामेंट जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें एग्जीक्यूटिव का क्या काम? आर्टिकल 79 कह रहा है पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव। President is not a member of either house of the parliament. President is not a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha. But President is considered as a part of the parliament, as a functional part of the parliament under Article 79. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक वो बिल को लोकसभा राज्यसभा पास ना कर दे और प्रेसिडेंट अपना एसेंट ना दे दे। नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन नहीं करेगा, अपना एसेंट, अपनी रजामंदी नहीं देगा, तब तक वो बिल लॉ नहीं बन सकता। मान लो वो बिल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, अब ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस बिल पे एसेंट देगा, अपना साइन करेगा, उसके बाद ही ये बिल लॉ बन सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट को कहा गया है एज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 79। आगे सेशंस में हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे कि वाई का प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। बिल क्या होता है? बिल इज अ सेट ऑफ प्रपोजल्स। ऑर्डिनरी बिल क्या है? अ बिल विच इज नीदर अ मनी बिल, नॉर अ फाइनेंशियल बिल, नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्डिनरी बिल के बारे में, सबसे पहला पॉइंट, दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल को मैं लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ या तो मैं राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल डज नॉट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब मैं ये ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ उससे पहले मुझे प्रेसिडेंट के परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि मनी बिल में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर मतलब हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। तो इस बिल को कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में, या तो कोई नॉन मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में। अब ये जो ऑर्डिनरी बिल है ये बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेज, जिसको हम लोग फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? सपोज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सपोज एक ऑर्डिनरी बिल है टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन अ कंट्री। ये एक ऑर्डिनरी बिल है बिकॉज इट इज़ नीदर अ मनी बिल, नॉर अ फाइनेंशियल बिल, नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये ना ही मनी मैटर के साथ डील कर रहा है, ना ही इट इज़ टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक ऑर्डिनरी बिल है। अब ये बिल को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन अ कंट्री। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। नॉर्मली आई विल टेक परमिशन फ्रॉम द स्पीकर। तो स्पीकर अगर अपना परमिशन दे दिया तो ठीक है, आई कैन इंट्रोड्यूस द बिल। बट if other members of the parliament are objecting to the introduction of the bill, वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस बिल को, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करूँ पार्लियामेंट में टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन अ कंट्री, सो दे आर ऑब्जेक्टिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तब क्या होगा? तब स्पीकर क्या करेगा? तब स्पीकर विल आस्क फॉर वोट। तो इस बिल पे तब वोटिंग होगी। If the bill is passed by simple majority, then only I am allowed to introduce this bill in the parliament, to table this bill in the parliament. अगर if they will vote in favor of the bill, I am allowed to introduce the bill in the parliament. If they will vote against this bill, if they will not pass the bill by simple majority, मैं ये बिल को introduce ही नहीं कर सकती पार्लियामेंट में, मैं ये बिल को टेबल ही नहीं कर सकती इन दी पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो चलो
सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डिनरी बिल के बारे में क्या देखा, दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय मिनिस्टर और अ नॉन मिनिस्टर। अब सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, आई एम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आई वांट टू इंट्रोड्यूस ऑर्डिनरी बिल टू क्रिमिनलाइज मैटर रेप इन आवर कंट्री, आई विल टेक परमिशन फ्रॉम द स्पीकर, नॉर्मली द स्पीकर गिव्स परमिशन, बट इफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ऑब्जेक्टिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, द स्पीकर विल आस्क फॉर वोटिंग। अगर इफ द बिल इज पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी, आई एम अलाउड टू इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट। अब अगर मैं अलाउड हूँ टू इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट, आई विल एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल, इस बिल से मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, क्यों मैंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, ये सब होगा। फर्स्ट रीडिंग में कोई डिटेल डिबेट डिस्कशन इस बिल पे नहीं होगा, याद रखना, फर्स्ट रीडिंग में कोई डिटेल डिबेट डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दिस बिल विल बी पब्लिश्ड इन द गैजेट। अब आता है सेकेंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग खत्म हो गया, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ, मैंने जनरली जो है स्पीकर से परमिशन लिया, स्पीकर ने परमिशन दे दिया, मैंने बताया व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल, व्हाट डू आई वांट टू अचीव थ्रू दिस बिल, ये सब मैं बताऊंगी। उसके बाद दिस बिल विल बी पब्लिश्ड इन द गैजेट। अब आता है सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग में होगा डिटेल डिबेट और डिस्कशन, डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द बिल, क्लॉज बाय क्लॉज बिल को डिस्कस किया जाएगा, अगर कोई अमेंडमेंट करना है बिल पे तो वो भी सेकेंड रीडिंग में होगा। सो सेकेंड रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। तो अब क्या होगा सेकेंड स्टेज में, प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द बिल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सबके पास ये बिल का प्रिंटेड कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे ये बिल को कब डिस्कस करना है, क्या हमें ये बिल को आज डिस्कस करना है, या हमें इस बिल को एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद डिस्कस करना है, क्या इस बिल को हमें एक सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र करना है। सेलेक्ट कमेटी मतलब सेलेक्ट कमेटी में वो मेंबर्स होंगे, सपोज मैंने ये बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, सो सेलेक्ट कमेटी विल ओनली हैव दोज मेंबर्स, it will only have the members of those house in which the bill was introduced। अगर ये बिल मैंने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होंगे। तो पार्लियामेंट को रिटन कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बिल का, पार्लियामेंट के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ऑप्शन है, आज डिस्कस करना है, 14 दिन बाद डिस्कस करना है, कि हमें ये बिल को एक सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र करना है, क्या हमें ये बिल एक जॉइंट कमेटी को रेफ़र करना है। जॉइंट कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ वही मेंबर्स होंगे जो सिर्फ वही हाउस के मेंबर्स होंगे जो हाउस में ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। जॉइंट कमेटी विल हैव द मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये डिसाइड किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। अब क्या होगा, अगर सपोज डिसाइड किया गया कि आज ये बिल पे डिस्कशन होगा, तो बिल पे एकदम डिटेल डिबेट डिस्कशन होगा, फिर बिल को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाएगा, अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो किया जाएगा। तो ये सब हो रहा है सेकेंड रीडिंग में। अब जब सेकेंड रीडिंग ख़त्म हुआ उसके बाद आता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होगा, थर्ड रीडिंग में बिल पे वोटिंग होगा, क्लॉज बाय क्लॉज बिल पे वोटिंग होगा कि बिल को हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें इस बिल को रिजेक्ट करना है। ये डिसाइड किया जाएगा थर्ड रीडिंग में। जो डिटेल डिबेट डिस्कशन होना था, स्क्रूटनी होना था, बिल का अमेंडमेंट होना था, वो सब सेकेंड रीडिंग में हो चुका है। थर्ड रीडिंग पे सिर्फ और सिर्फ वोटिंग होगा कि हमें ये बिल को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। अब मान लो कि ये बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में और ये बिल को पास कर दिया गया, ऑर्डिनरी बिल को, फिर ये बिल जाएगा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है, राज्यसभा के पास ऑप्शन है कि वो इस ऑर्डिनरी बिल को एक्सेप्ट करे। अगर राज्यसभा ने ये बिल को एक्सेप्ट कर दिया, पास कर दिया, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस बिल पे अपना एसेंट देगा, अपना सिग्नेचर देगा, ये बिल लॉ बन जाएगा। एक ये ऑप्शन है राज्यसभा के पास। दूसरा क्या चांसेस है कि डेडलॉक भी हो सकता है। डेडलॉक मतलब 3 कंडीशंस में डेडलॉक हो सकता है। सबसे पहले तो बिल पास हो गया लोकसभा में, सपोज मैंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा में पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, ये बिल लॉ बन गया। दूसरा चांस है कि डेडलॉक हो सकता है। डेडलॉक कब हो सकता है, सपोज ये बिल लोकसभा से राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया,
डेडलॉक हो गया। दूसरा क्या कंडीशन है डेडलॉक का, ये बिल लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने इस बिल को वापस लोकसभा के पास भेजा विथ रिकमेंडेशंस, लेकिन लोकसभा ने ये रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, फिर डेडलॉक हो गया। अब लोकसभा ने, तीसरा कंडीशन क्या है, लोकसभा ने ये बिल भेजा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने इस बिल को विथहोल्ड कर लिया फॉर 6 मंथ। राज्यसभा विल नॉट एक्ट ऑन दिस बिल, ऑन दिस ऑर्डिनरी बिल फॉर 6 मंथ्स। इस केस में भी डेडलॉक हो जाएगा। तो डेडलॉक के 3 कंडीशन है। क्या, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा ने पास किया ये बिल को, राज्यसभा ने ये बिल को वापस भेजा लोकसभा को विथ रिकमेंडेशन, लोकसभा ने ये रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दिया, डेडलॉक। तीसरा क्या कंडीशन है, लोकसभा ने ये बिल को पास किया, राज्यसभा ने इस बिल को विथहोल्ड कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तब हो जाएगा डेडलॉक। तो जब डेडलॉक होगा मतलब कि ये बिल पास नहीं हुआ, डेडलॉक हो गया। सो इन केस ऑफ अ डेडलॉक, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन जॉइंट सेशन अंडर आर्टिकल 108। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब बुलाया जाएगा जॉइंट सेशन, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। अगर प्रेसिडेंट चाहता है सो प्रेसिडेंट कैन समन द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन मतलब दोनों हाउसेज के मेंबर्स होंगे उस सेशन में। ठीक है, अब ये बिल पे, अगर ये बिल को अब पास कर दिया गया जॉइंट सेशन में बाय सिंपल मेजॉरिटी, देन द बिल शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड। ठीक है, तो जॉइंट सेशन का भी ऑप्शन है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, याद रखिएगा। अगर ये डेडलॉक हो गया देन जॉइंट सेशन कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ अ डेडलॉक अंडर आर्टिकल 108। अब ये हम लोगों ने देख लिया ऑर्डिनरी बिल के बारे में। तो हम लोग देखते हैं मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल क्या होता है, अ बिल विच इज़ डीलिंग विथ मनी मैटर और फाइनेंशियल मैटर। जब मैंने ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात की थी, मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने इंट्रोड्यूस किया था एक बिल टू क्रिमिनलाइज मैटर रेप इन अ कंट्री। क्या वो एक मनी बिल था? वॉज इट डीलिंग विथ एनी मनी मैटर? नहीं, तो वो ऑर्डिनरी बिल था। मनी बिल विल डील विथ मनी मैटर और फाइनेंशियल मैटर, एंड दिस मनी बिल इज बीइंग डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 कहता है अ बिल इज अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। वो मैटर्स क्या है? सबसे पहला, द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी टैक्स। इफ द बिल इज टॉकिंग अबाउट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ टैक्स, रेगुलेशन ऑफ टैक्स, टैक्स के बारे में बात कर रहा है, वो मनी बिल है। दूसरा, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। अगर बिल बोरोइंग के बारे में बात कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट जो पैसा बोरो कर रही है उसके बारे में बात कर रहा है। इफ़ द बिल इज टॉकिंग अबाउट विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पेमेंट ऑफ मनी टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। If the bill is talking about the appropriation of money out of consolidated fund of India, if the bill is talking about any expenditure charge out of consolidated fund of India, तो ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में मनी बिल। ठीक है, चलो अब ये मनी बिल के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले, दिस मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा में ये बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल के केस में ordinary bill could be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha, but money bill can be introduced only in Lok Sabha. In case of ordinary bill, prior recommendation of the president was not required. In case of money bill, prior recommendation of the president is required. आप अगर money bill को introduce करना चाहते हो, then you are required to take the permission of the president before introducing the money bill. अब ये मनी बिल इंट्रोड्यूस करने का पावर लोकसभा में ही क्यों दिया गया? क्योंकि देखो, लोकसभा क्या है ना, लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा में भेज रहे हैं। राज्यसभा तो एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। तो जो लोगों का पैसा है, हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग टैक्स भर रहे हैं, तो लोगों का पैसा कौन कंट्रोल करेगा? डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस लोकसभा कंट्रोल करेगा कि राज्यसभा कंट्रोल करेगा? ऑब्वियसली लोकसभा कंट्रोल करेगा। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन ऑफ लोकसभा। बजट को आप कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हो? लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों? मनी बिल को आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं और लोकसभा में भेज रहे हैं, तो हम लोग का पैसा कौन कंट्रोल करेगा?
हम लोग जिन लोगों को चूज़ कर रहे हैं, हम लोग जिन लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, वही हमारे पैसे को, वही जनता के पैसे को कंट्रोल करेंगे। इसीलिए मनी रिलेटेड पावर जो है वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है, क्योंकि राज्यसभा इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। ठीक है, ये हो गया। अब मनी बिल में देखो, अब ये मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। अब ये अगर पास कर दिया गया, अगर ये मनी बिल पास हो गया लोकसभा में, ये जाएगा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा का रोल इन टर्म्स ऑफ मनी बिल इज़ वेरी लिमिटेड। अब ये बिल आया राज्यसभा के पास, नाउ राज्यसभा हैज़ वेरी लिमिटेड पावर इन टर्म्स ऑफ मनी बिल। लोकसभा ने पास कर दिया, अब ये बिल आ रहा है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है, वो ये मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट दी मनी बिल, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड दी मनी बिल, राज्यसभा कैन सेंड दी बिल बैक टू लोकसभा विथ रिकमेंडेशन, बट दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। लोकसभा के ऊपर ये रिकमेंडेशन जो राज्यसभा ने सजेस्ट की, वो रिकमेंडेशंस लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लोकसभा के ऊपर है कि वो मानना चाहते हैं तो माने, नहीं मानना चाहते हैं तो नहीं माने। फोर्थ, राज्यसभा कैन withhold the bill for a period up to 14 days, but after 14 days this bill shall deemed to be passed। ठीक है, तो राज्यसभा cannot reject the money bill, cannot amend the money bill, can send the money bill back to Lok Sabha with recommendation, but these recommendations are not binding on the Lok Sabha. Rajya Sabha can withhold the money bill for a period up to 14 days, but after 14 days this bill shall be deemed to be passed। ऐसा मान लिया जाएगा this bill is passed by both लोक सभा एंड राज्य सभा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में। देखो, ऐसा कहा जाता है ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। मतलब ये जो फाइनेंशियल बिल है, इट विल डील विथ मनी मैटर, बट इट विल ऑल्सो डील विथ समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे कि मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, सपोज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं चाहती हूँ नेशनल हाईवे, मैं एक मिनिस्टर हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ नेशनल हाईवे बनाना। अब ये नेशनल हाईवे बनाने के लिए मैं चाहती हूँ सेस, मतलब टैक्स लगाना, रोड सेस में कलेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इट इज़ डीलिंग विथ मनी मैटर, सो इट इज़ डेफिनेटली ए फाइनेंशियल बिल, बट इट विल ऑल्सो डील विथ समथिंग एक्स्ट्रा। मैं ये बिल को इंट्रोड्यूस करूँगी और मैं बात करूँगी कि ठीक है, मैं नेशनल हाईवे बनाना चाहती हूँ और इतना सेस, रोड सेस हमें कलेक्ट करने की ज़रूरत है, तो इट इज़ डीलिंग विद मनी मैटर, टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल बिल तो हुआ ही। बट मैं इस बिल में ये भी बताऊंगी कि मैं किसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहिए। मतलब कि दिस बिल इज़ डीलिंग विथ मनी मैटर। यहाँ पे मैंने रोड सेस के बारे में भी बात किया, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा क्या है, मैं इस बिल में इस बारे में भी बात कर रही हूँ कि मैं किसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे टर्मिनेट करूँगी। दैट मीन्स फाइनेंशियल बिल इज़ डीलिंग विथ मनी मैटर, बट इट इज़ ऑल्सो डीलिंग विथ समथिंग एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। इसीलिए कहा गया है ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल बिल है, इट इज़ डीलिंग विद मनी मैटर, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेस, रोड टैक्स, बट इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। ये नेशनल हाईवे बनाने के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दैट मीन्स दिस फाइनेंशियल बिल इज टॉकिंग अबाउट मनी मैटर प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। अब ये फाइनेंशियल बिल जो है, ये मनी बिल की तरह है दो कंडीशंस में। सबसे पहले फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ठीक है, एंड दिस फाइनेंशियल बिल रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बिल रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या क्या सिमिलरिटी है, मनी बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, फाइनेंशियल बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, मनी बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। दूसरा क्या सिमिलरिटी है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मनी बिल, हियर ऑल्सो इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। ये दोनों सिमिलरिटी हो गई मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में। तो अब डिफरेंस क्या है, अब अगर ये पास हो गया लोकसभा द्वारा, अब जब ये राज्यसभा के पास जाएगा तब ये फाइनेंशियल बिल बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बिल के जैसा बिहेव करेगा। मतलब सिर्फ दो कंडीशंस में ये मनी बिल के जैसा था, मैंने आपको बता दिया वो दो कंडीशन क्या है। उसके बाद जब ये लोकसभा के बाद जब राज्यसभा के पास गया, उसके बाद इट विल बिहेव लाइक अ ऑर्डिनरी बिल। मतलब कि अब राज्यसभा का रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। क्या रोल है राज्यसभा का? ऑर्डिनरी बिल में क्या हो सकता था, राज्यसभा के पास ऑप्शन था, इट कैन रिजेक्ट दी
ordinary bill, similarly here also it can reject the financial bill, it can also withhold the financial bill for a period for more than 6 months, it can also send the bill back with recommendation. मतलब कि यहाँ पे राज्यसभा का भी रोल इम्पॉर्टेंट है जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में था। तो जैसे लोकसभा से पास हुआ ये जो फाइनेंशियल बिल है ये एक ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही बिहेव करेगा। दैट मीन्स राज्यसभा हैज़ द पावर टू रिजेक्ट दिस बिल, टू सजेस्ट रिकमेंडेशन, टू विथहोल्ड दिस बिल फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months. दैट मीन्स दिस फाइनेंशियल बिल विल बिहेव एज एन ऑर्डिनरी बिल आफ्टर इट इज़ बीइंग पास्ड बाय लोकसभा। दो सिमिलैरिटी हम लोगों ने देख ली, लेकिन जैसे ही ये फाइनेंशियल बिल लोकसभा से राज्यसभा में गया राज्यसभा का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर है कि वो ये बिल को रिजेक्ट। दैट मीन्स देयर आर चांसेस ऑफ डेडलॉक इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल, और ये डेडलॉक का चांसेस मनी बिल के केस में नहीं था। ये डेडलॉक का चांसेस सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में है। ठीक है, चलो तो ये हम लोगों ने देख लिया मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में दो सिमिलरिटी है, उसके बाद फाइनेंशियल बिल विल बिहेव सिमिलरली एज एन ऑर्डिनरी बिल आफ्टर इट इज़ बीइंग पास्ड बाय लोकसभा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।